Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. So today we will discuss the induction, especially self-induction. उसमें से हम उसका first part discuss करेंगे and in the later on we will discuss its second part, that's mutual induction. So first we will understand what do you mean by induction. So far आपको थोड़ा सा वो पता है कि actually that property of an electric circuit or device as a result of which an EMF, usually electromotive force, is generated in it by changing the effect of magnetic field or magnetic flux, either by changing the current in the same coil or in the neighboring coil or circuit with which it is magnetically linked, is known as inductance. यानी वो प्रॉपर्टी एक इलेक्ट्रिक सर्किट की या डिवाइस की जिसकी वजह से एक ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है बेटा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहाँ पे जनरेट होता है उस सर्किट में, जब उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ होता है जब वो चेंज हो जाए. आइदर चेंज कब होता है, आइदर अगर हम करंट चेंज करेंगे सेम कॉइल में या हम चेंज करेंगे नेबरिंग कॉइल में जिसके साथ वो मैग्नेटिकली लिंक है, उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं. ठीक है ना. यानी सिंपली वो प्रॉपर्टी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस की जिसकी वजह से एक उस डिवाइस में या एक और डिवाइस जो उसके साथ नेबरिंग हुड में लिंक किया हुआ है उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है जब उस डिवाइस के साथ जो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है जब वो चेंज हो जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम सिंपली इंडक्टेंस कहते हैं. दैट प्रॉपर्टी बाय विच एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड इन द सर्किट व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस, उसको हम सिंपल में कहते हैं, वो इंडक्टेंस कहलाता है. और जो डिवाइस उसके लिए यूज़ किया जाता है ना इस इंडक्शन के लिए, उसको इंडक्टर कहते हैं बेटा. ठीक है ना. तो पहले ही आप थोड़ा सा याद रखो कि इसका जो यूनिट रहेगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा लेटर ऑन, वो हेनरी रहता है इसका ऐसा यूनिट. और अगर आपके पास यूजुअली एन आइडियल इंडक्टर अगर आपके पास है, आइडियल इंडक्टर मीन जिसकी रेजिस्टेंस जीरो है, तो बेटा हालांकि रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं होता है. प्रैक्टिस में इंडक्टर तो किसी ना किसी कॉइल का बना हुआ था, कॉइल की अपनी इंडक्टेंस होती है. तो याद रखो आइडियल इंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है, जीरो होती है. तो लेकिन प्रैक्टिकली वो हमारे पास मौजूद नहीं होता बिकॉज जो मटेरियल हमारे पास होते हैं उसकी कुछ ना कुछ ओमिक रेजिस्टेंस होती है. नाउ एक्चुअली उसका फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे दिस इंडक्टेंस का, वो सेल्फ इंडक्शन है. फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी रहती है एक सर्किट की या एक इलेक्ट्रिक डिवाइस की जिसकी वजह से उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है जब उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ होता है वो चेंज होता है, या जो दूसरी कॉइल में चेंज होता है जिसके साथ वो मैग्नेटिकली लिंक होता है. एक को हम सेल्फ इंडक्शन कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस. इट विल बी लेटर ऑन डिस्कस्ड. सो फर्स्ट वी विल गो फॉर द सेल्फ इंडक्शन. तो आपको याद रखना है सिंपली में वो फिनोमिनन, दैट फिनोमिनन ऑफ द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट या करंट इन अ कॉइल by changing the current, changing by changing the current or the changing magnetic field and magnetic flux in the same coil is known as self inductance. ठीक है ना. या वो ये कहते हैं वो फिनोमिनन है अकॉर्डिंग टू विच एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है एक कॉइल में, किसकी वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द करंट और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं. यानी कि हम ये कहते हैं कि ये वो फिनोमिनन है जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है एक कॉइल में, जब उसी कॉइल में करंट चेंज होगा, वेरी होगा. क्योंकि जब उसका उसी कॉइल में करंट वेरी होगा, करंट चेंज होगा, तो उस करंट वेरी होने की वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड उसका चेंज हो जाएगा. उसी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है. तो देयरफॉर उस फिनोमिनन को आप कहते हैं सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ मीन्स खुद ही, एक ही कॉइल आपके पास रहती है, ओनली अ सिंगल कॉइल. उसी कॉइल में जब आप करंट सेंड करते हो, करंट इसमें इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, यूजुअली करंट जब हम चेंज करते हैं तो उसी कॉइल में करंट इंक्रीज या डिक्रीज करने की वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स खुद ही चेंज हो जाता है. उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है. ठीक है ना. तो देयरफॉर इस फिनोमिनन को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो देयरफॉर मैं लिखूंगा फिर द phenomenon of production of induced EMF या करंट भी लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट. ठीक है ना. इंड्यूस्ड EMF है, इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल, एक ही कॉइल रहती है आपके पास, इन अ कॉइल बाय चेंजिंग करंट. अब करंट चेंज जब होगा उस कॉइल में तो उसकी वजह से क्या होगा, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इन टर्न मैग्नेटिक फ्लक्स. आपको ज़िमनी तौर पर याद रखना है मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है ना. जब करंट चेंज होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या उसके साथ ही मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो जाएगा इन द सेम कॉइल.
is known as सेल्फ इंडक्शन। वही ना वो फिनोमिनन जिसमें प्रोड्यूस होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट एक कॉइल में, जब हम उसका करंट चेंज करते हैं, करंट चेंज होने की वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो एक ही कॉइल में, तो देयरफॉर उसको हम कहते हैं दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। यानी जब एक ही कॉइल में आप करंट चेंज करोगे, उस करंट चेंज होने की वजह से उसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, जब उसके साथ उसका फ्लक्स चेंज हो गया दैट्स नेट दिस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगी, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज होने की वजह से वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो देयरफॉर इस सारे फिनोमिनन को हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा इंडक्शन मतलब ये हुआ कि जिसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाए, ठीक है ना। तो इसको हम एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंटली इसको आपको दिखा भी सकते हैं। तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन इस तरह दिखा सकते हैं। विल कंसिडर, हमारे पास एक कंसिडर करेंगे कॉइल, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये एक, हमारे पास एक कॉइल हम लेते हैं, नाम दो इसको कुछ पी क्यू। विल कंसिडर ए कॉइल पी क्यू विच इज ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर का बना हुआ है, एंड इसको हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ, कनेक्ट वाया ए की एक बैटरी हम कनेक्ट करते हैं जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल एंड है की, ठीक है ना। तो एक्चुअली जब हम इसको, ये आपके पास सर्किट रहा, नाउ व्हेन द सर्किट इज इन मेक, जैसे हम की क्लोज करेंगे उसको कहते हैं मेक ऑफ सर्किट, यानी जैसे हम की को इंट्रोड्यूस करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो देयरफॉर उसके बाद करंट इसमें फ्लो हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं मेक ऑफ सर्किट। दैट इज सो दैट मेक ऑफ सर्किट बाय प्रेसिंग द की so that current through the coil increases from 0 to maximum। जैसे हम की को क्लोज करेंगे तो करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा, तो करंट इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, ठीक है ना। यानी जैसे हम मेक ऑफ सर्किट में करंट आई विल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू सम फाइनाइट वैल्यू, 0 टू सम गुड वैल्यू, मैं लिखूंगा इसके बदले 0 टू मैक्सिमम, वही होगा 0 टू सम वैल्यू कुछ किसी इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि जैसे कि क्लोज की तो कुछ टाइम के बाद करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, सो इट विल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू सम मैक्सिमम वैल्यू इन सम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ मेक ऑफ सर्किट द करंट थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस, इट चेंजेस। तो जैसे ही मेक ऑफ सर्किट हुआ तो करंट इंक्रीज हुआ, यूजुअली करंट चेंज हुआ ना इसमें, तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल टेक प्लेस। क्योंकि जब करंट इंक्रीज हुआ तो इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ड्यूरिंग द इंक्रीज इन द करंट उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हुआ तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। यानी कि जैसे ही सर्किट क्लोज हुआ, करंट फ्लो हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। जैसे ही करंट इसमें वही हुआ ना, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल स्टार्ट इंक्रीज। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुई, यहाँ पे इंक्रीज होना, मैग्नेटिक फ्लक्स इन जनरल इंक्रीज हुआ, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें जनरेट हुआ बेटा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जब जनरेट हुआ तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ इट विल अपोज द कॉज, ठीक है ना। तो बिसाइड इज द मेन ओरिजिनल करंट देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक तो ओरिजिनल करंट है जो बैटरी की वजह से इसमें फ्लो हुआ, अब जब उस करंट की वजह से इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें जनरेट हुआ। तो देयरफॉर बिसाइड इज द मेन ओरिजिनल करंट देयर इज एक्चुअली एन इंड्यूस्ड करंट। तो इसमें एक और करंट फ्लो होता है, दैट इज द इंड्यूस्ड। एक ओरिजिनल करंट के बगैर इसमें एक और करंट इसमें फ्लो हो रहा है ड्यूरिंग द मेक ऑफ द सर्किट। नाउ अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ दैट इंड्यूस्ड करंट that's EMF at the make of the circuit will oppose the cause क्या है, growth of increase in the main original battery current in the coil। तो therefore जो यहाँ पे induced EMF अब प्रोड्यूस हुआ, वो induced EMF क्या करेगा, according to Lenz's law it will oppose the cause क्या है, increase in the current। तो therefore Lenz ही कहता है, Lenz's law ही कहता है कि जो यहाँ पे आपको induced EMF actually induced current या induced EMF जनरेट हुआ, it will oppose the cause। किस तरह ये अपोज करेगा, it will flow in opposite direction to it। तो therefore during the make of the circuit जो एक्चुअली यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ, ये एक्चुअली इस ओरिजिनल करंट को अपोज करेगा, क्योंकि ओरिजिनल करंट ही इसका बाइस बनता है बनने के लिए, वही उसका काज है। तो therefore इट मस्ट, और जो एक्चुअली दिस इंड्यूस्ड करंट इट विल फ्लो, it will oppose the growth increase in the main original battery current in the coil by flowing in the opposite direction। मैं आपको ये बताऊं, अगर मेन करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ओब्वियसली यहाँ से करंट आपके पास जा रहा है, ये देखो ये करंट यहाँ से जा रहा है, तो देयरफॉर अगर ये हमारा मेन करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है,
ठीक है ना बेटा। तो मैन डायरेक्शन, तो जो इंड्यूस्ड करंट वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा वो इस अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट टू एम होगा। बेटा समझ में आया। तो देयरफॉर इट विल अपोज द कॉज when it will oppose the cause क्या है, increase in current, therefore it will flow in opposite direction, वो इस डायरेक्शन में induced EMF will flow in this direction, उसी से उसने इसको अपोज किया। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, ये हो गया था ड्यूरिंग द मेक ऑफ द सर्किट। दूसरा होता है ड्यूरिंग द ब्रेक ऑफ द सर्किट, जब हम की को उठा लेंगे, जब हम की को यहाँ से निकाल बाहर करेंगे, की नंबर तुल्य, तो सर्किट क्या हुआ, सर्किट ओपन हो गया, तो उसको कहते हैं ड्यूरिंग द ब्रेक ऑफ द सर्किट। तो ब्रेक ऑफ द सर्किट क्या होता है, ब्रेक ऑफ सर्किट बाय रिलीजिंग द key, opening the key, so that current through the coil decreases from maximum to zero. तो therefore during the break of the circuit, ब्रेक ऑफ सर्किट क्या मतलब को, आपका जो करंट होता है ना बेटा वो मैक्सिमम से डिक्रीज होता होता चला जाएगा, कहां तक, जीरो तक। ये ड्यूरिंग द ब्रेक द करंट एक्चुअली डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, किसी टाइम इंटरवल में, इन सम टाइम इंटरवल। तो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल ऑफ ब्रेक ऑफ द सर्किट करंट विल थ्रू द कॉइल डिक्रीजेस। अब करंट डिक्रीज हो गया, वंस अगेन चेंज तो हो गया ना करंट, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स वंस अगेन लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, इट डिक्रीजेस। तो जैसे ही हमने की को अब फिर से ओपन किया, करंट डिक्रीज हो जाएगा किसी इंटरवल में। जो जैसे ही करंट डिक्रीज हुआ तो विच मीन्स करंट चेंज हुआ, तो वंस अगेन यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। किस तरह, वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब करंट डिक्रीज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिक्रीज। इन जनरल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ वंस अगेन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। तो फिर से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में प्रोड्यूस होगा बिसाइड्स द मेन ओरिजिनल करंट। मेन ओरिजिनल करंट होने के बावजूद एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंज़es लॉ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट विल अपोज द कॉज। कॉज क्या है इस वक्त, डिक्रीज इन द करंट, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू लेंज़es लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट है एट द ब्रेक ऑफ द सर्किट विल अपोज द डिके, डिक्रीज इन द मेन ओरिजिनल करंट। अब वो इस वक्त इसका अपोज कॉज क्या है, इस वक्त कॉज इस वक्त करंट डिक्रीज हो रहा है, तो देयरफॉर जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो इसको अपोज करेगा। तो अपोज का मतलब हो गया यहाँ पे, तो इट विल अपोज द कॉज मींस इट विल अपोज द डिके इन द मेन ओरिजिनल करंट। अब अपोजिशन किस तरह दिखाया गया है, इट शोज अपोजिशन व्हेन इट दिस द सर्किट विल अपोज द डिके, डिक्रीज ऑफ द मेन ओरिजिनल बैटरी करंट इन द कॉइल बाय फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। अभी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो उसी एक्चुअली क्यों, मेंटेन करने के लिए इसको, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ इस वक्त चाहेगा कि नहीं करंट अब मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि अपोज तो वही होना। तो देयरफॉर व्हाट आई एम सेइंग, लेंज़es लॉ सिंपली स्टेट्स यहाँ पे क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे होता है, इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे जनरेट होता है एट द ब्रेक ऑफ द सर्किट, इट विल अपोज द डिके, डिक्रीज इन द मेन ओरिजिनल करंट, मेन ओरिजिनल बैटरी करंट इन द कॉइल बाय फ्लोइंग इन इट्स सेम डायरेक्शन। तो उसी डायरेक्शन में उस वक्त फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में उस वक्त करंट फ्लो हो रहा है। मेक ऑफ सर्किट के वक्त वो अपोज उसको सीधे कर रहा है कि मैं आपको यहाँ पे इंक्रीज होने नहीं दूंगा, लेकिन ब्रेक ऑफ सर्किट पे यहाँ पे उसको उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसको मेंटेन करने के लिए उस वक्त उसे कह रहा है मैं आपको डिक्रीज नहीं होने दूंगा, तो उसी की डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में उस वक्त फ्लो हो रहा है। तो ड्यूरिंग द ब्रेक ऑफ द सर्किट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये मेक ऑफ द सर्किट के वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये ब्रेक ऑफ द ईएमएफ यहाँ पे दिस इज एट द मेक ऑफ द सर्किट अपोज, लेकिन एट द ब्रेक ऑफ द सर्किट ये देखो उसी डायरेक्शन में इसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो बेटा दिस वाज एक्चुअली द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट रियलिटी में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा सी डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दूंगा। हम एक सिंपल सर्किट लेंगे, ये देखो डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दूंगा, इससे आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअली प्रोड्यूस किस तरह होता है। देखो बेटा हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम दो लैंप्स को कनेक्ट करेंगे इन पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ पैरेलल में हम इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं बनाऊंगा, तो एक लैंप को हम कनेक्ट करेंगे एक ओहमिक रेजिस्टेंस के साथ, दूसरे को हम करेंगे कंडक्टर एक इंडक्टर के साथ थोड़ा कॉइल, ठीक है ना। ये हमारे पास एक इंडक्टर लिया हमने, तो इस इंडक्टर को हम एक लंप के साथ कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में एक और हम एक ओहमिक रेजिस्टेंस लेंगे, तो इसको भी एक लंप के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये बल्ब B1 हो गया, ये बल्ब B2 हो गया, ये आपके पास इंडक्टर हो गया, ये आपके पास ओहमिक रेजिस्टेंस R हो गया। नाउ इसको हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ वाया की के, ये बैटरी हो गई, की हो गया के। अब देखो ये सिंपल सर्किट है आपके सामने। So we have connected two lamps in parallel to each other, one through the ohmic resistance, bulb B1 is connected through ohmic resistance R and other one through the coil L. Now इस combination को हम connect करते हैं एक बैटरी और एक की के साथ, ठीक है ना। जैसे हम की को क्लोज करते हैं, ठीक है ना, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो बेटा व्हाट विल हैपन, इट हैज बीन फाउंड दैट B1 ग्लोज इमीडिएटली विथ ब्रिलियंस
बट द लंप B2 ग्लो स्लोली। ये देखा गया है जैसे हम की को क्लोज करते हैं, ये B1 वाला लंप है ना, ये जल्दी ग्लो करता है विथ फुल ब्रिलनेस, यानी चमकता है जल्दी। इसको चमकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको फुल ग्लो होने में थोड़ा टाइम लगता है, स्लोली ग्लो करता है, ठीक है ना। तो जैसे एक्चुअली होता, ये कैसे होता है, जब करंट फ्लो करता है ना बेटा, इसमें करंट जब यहाँ से आएगा, बैटरी करंट आएगा, तो जैसे ही वो करंट कॉइल में पास होता है, तो कॉइल में आपने अभी देखा जैसे करंट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द मेक ऑफ द सर्किट, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द कॉज क्या है, इंक्रीज इन द करंट, तो देयरफॉर उसको थोड़ा अपोजिशन दिखाता है। तो ये एकदम में आपका करंट यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता है, तो एकदम में जो अपोज जैसी हुआ यहाँ पे ग्रोथ ऑफ करंट को यहाँ पे अपोज हुआ है ना, ये जो ग्लो ऑफ दिस लंप B2 इट विल बी स्लो, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक अपोजिशन चल रही है इसको, तो देयरफॉर अपोजिशन चल रही है जब, तो मैक्सिमम होने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आपका B1 एक बारगी में एकदम ये ग्लो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई अपोजिशन नहीं हो रही है, मतलब थोड़ा सा रेजिस्टेंस होती है थोड़ी सी, लेकिन वहां पे कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है, तो दैट इज वाई ये ग्लो बहुत जल्द करता है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई हेनस B1 रिसीव्स मैक्सिमम करंट एज सोन एज द की के इज क्लोज्ड एंड इट ग्लोज एट वंस। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम करंट एट वंस नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा विच विल अपोज द कॉज, दैट्स इंक्रीज इन द करंट, दैट्स इसको थोड़ा टाइम लगता है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में जब हम की को ओपन करेंगे, जैसे हम की को फिर से क्लोज ओपन करेंगे, इसको उठा लेंगे यहाँ से, तो ड्यूरिंग द ब्रेक ऑफ द सर्किट हम इस तरह हम कहेंगे, ठीक है ना। तो B1 विल स्टॉप एट वंस, जैसे अपने की को क्लोज किया, इससे गायब, बिजली गायब, इट विल क्लोज, अंधेरा यहाँ पे छा जाएगा। लेकिन B2 एट वंस स्टॉप नहीं करेगा, दैट इज दिस विल स्टॉप ग्लोइंग एट वंस, बट B2 टेक सम टाइम टू स्टॉप ग्लोइंग, ये कुछ टाइम लेगा ग्लो खत्म करने में अपने आप, यानी ये अंधेरा होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा। इससे क्यों, क्योंकि इस केस में वंस अगेन ड्यूरिंग द ब्रेक ऑफ द सर्किट क्या करंट डिक्रीज होगा, वंस अगेन यहाँ पे करंट चेंज हुआ, विच मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स changes, magnetic flux to induced EMF once again generated. This induced EMF according to lens will oppose the cause क्या है, decrease in current, तो therefore opposite direction में flow करता है, उसको maintain करने की कोशिश करता है, so that again EMF इसमें induce होता है, उस induced EMF की वजह से यहाँ से थोड़ा सा टाइम के लिए रहता है करंट इसमें, ठीक है ना। दिस इंड्यूस्ड EMF अपोजेस द डिके ऑफ द करंट इन द सर्किट ऑफ लैंप B2, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा ग्लो रहता है, लेकिन ये एकदम में स्टॉप होता है ग्लोइंग, ऐसा समझ में। तो इस तरह आपको सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट भी मिलता है। या आपने एक और एक्सपेरिमेंट देखो घर में, जब आप स्विच को क्लोज करते हो घर में, यानी स्पार्क एक्चुअली वहां पे प्रोड्यूस होता है, स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रिक स्विच व्हेन द लाइट इज स्विच्ड ऑफ। पता है क्यों? क्योंकि जब हम सर्किट को स्विच ऑफ करते हैं, ये हो ना स्विच ऑफ, जैसे सर्किट की को हमने सर्किट स्विच को ऑफ कर दिया, तो करंट इन द सर्किट बिगेन्स टू डिक्रीज रैपिडली, क्योंकि जब स्विच ऑफ नहीं किया तो सर्किट में एक्चुअली करंट एक फ्लो होता है, जैसे आपने स्विच को ऑफ किया तो करंट रैपिडली डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक लार्ज इंड्यूस्ड EMF इज सेट अप अक्रॉस द स्विच कंटैक्ट्स, जो स्विच कंटैक्ट्स है ना, यानी जिनके दरमियान जो ना कॉइल के दरमियान दो कंटैक्ट्स होते हैं, स्विच कंटैक्ट्स के दरमियान एक लार्ज EMF जनरेट होता है ड्यू टू द डिक्रीज, जो विच ट्राइज टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट, जो कोशिश यही करता है कि इस सर्किट में क्या हो, करंट मेंटेन रहे। तो ये जो EMF यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ये सफिशिएंट होता है टू ब्रेक डाउन द इंसुलेशन ऑफ द एयर, जो एयर की इंसुलेशन वहाँ पे होती है ना, उसके इर्द गिर्द उसकी इंसुलेशन ब्रेक डाउन करता है इस स्विच कंटैक्ट्स के दरमियान, तो उसी की वजह से वहाँ पे क्या होता है, एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है। दैट्स आपने देखा होगा कि स्विच बंद करने के वक्त आपके पास एक क्या होता है, तो एक स्पार्क होते हैं, वो भी मेनली इसी इंड्यूस्ड EMF, दैट इज सेल्फ इंडक्शन का केस है वो। तो therefore this was beta your demonstration. Now we will go for the coefficient of self induction. I hope ये आपको समझ में आया होगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, क्वाइट ईजी है। आमतौर पर देखो बेटा, हमें पता है, अभी हमने लिया भी ऊपर, हमने क्लोज सर्किट में देखा, जैसे सर्किट में हम की क्या करते हैं, की को प्रेस करते हैं, की को क्लोज करते हैं, एक करंट फ्लो होता है सर्किट में, ठीक है ना। किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे आप देखोगे एक करंट फ्लो होता है। तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल किसी भी इंस्टेंट पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट इंस्टेंट, ठीक है ना। यानी कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होता है हमारे सर्किट के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपका कितना करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, keeping the permeability of the medium constant, वो एक और चीज है। तो therefore what we will consider, we will suppose that after the key K is pressed, when in a circuit key को हम प्रेस करते हैं तो एक करंट उस सर्किट में फ्लो होता है, ठीक है ना। तो therefore किसी भी इंस्टेंट पे आप देखोगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है इस सर्किट के साथ किसी भी इंस्टेंट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट पासिंग थ्रू दैट, current passing through it at any instant, that is phi is directly proportional to I, that's magnetic flux is directly proportional to the current. once again मैं कह रहा हूँ आपसे, हमने कोई भी सर्किट लिया, अभी हमने ऊपर वाला सर्किट लिया, इसमें देखो बेटा, जैसे ही हमने की को क्लोज किया, तो की को जब हमने इसमें क्लोज किया तो इसमें एक करंट पास हुआ,
ठीक है ना, एट किसी भी इंस्टेंट पे आप देखोगे इसमें कुछ करंट फॉर एग्जाम्पल पास हुआ, तो इट हैज़ बीन फाउंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है ना इस सर्किट के साथ, इस कॉइल के साथ, किसी भी इंस्टेंट पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट। आपका जितना करंट उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो दैट्स वाई मैंने लिखा यहाँ पे फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब प्रोपोर्शनलिटी को हम रिप्लेस करते हैं, वी आर रिप्लेसिंग दिस प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज phi is equivalent L into I. We are replacing this proportionality by a constant L. ठीक है ना, रिमेंबर वायर L is called as coefficient of self induction. ये L क्या है, L is coefficient of self induction, where L is coefficient of self induction or simply self induction of the coil. ठीक है ना, तो therefore this constant of proportionality क्या है एक्चुअली, इट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सर्किट। ठीक है ना, रिमेंबर इसकी डिपेंडेंस यहीं पे याद रखो, ये जो L आपका बेटा इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। नंबर एक तो ये नंबर कितनी आपकी जो कॉइल है उसमें कितनी टर्न्स है, ठीक है ना। दूसरा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इस कॉइल का। तीसरा ये डिपेंड करेगा परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर, परमिएबिलिटी पढ़ा है आपने, परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर अगर होगा, इफ एनी, मैं इसमें पहले इफ एनी अगर होगा, यानी आपने जो कॉइल लिया है, अगर आप उस कॉइल यहाँ पे मैंने कॉइल लिया है, अगर कॉइल किसी कोर पे है तो एक्चुअली उस कोर के परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा कि एक्चुअली उसकी परमिएबिलिटी क्या, अगर होगा, अगर नहीं तो उस पर मेनली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स और आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो देयरफॉर बेटा सिंपली आपको फाई इज इक्वलेंट एल आई, वायर एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है ना, चलो इसको भी हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एल को हम डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ी सी हम इसको एडजस्टमेंट इसमें कर लेंगे। अगर मैं कहूँगा इफ़ आई इज इक्वलन टू 1, एक यूनिट आमतौर पर एम्पियर होगा, मिली एम्पियर होगा, जो भी होगा, इफ़ आई इज 1 तो बेटा देन आपका फाई सिंपली इक्वल होगा एल। चूंकि फाई इज इक्वलेंट एल आई था ना, अब आई हमने 1 लिया तो फाई किसके बराबर आ गया, एल के बराबर। तो देयरफॉर याद रखो द सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is numerically equal to the magnetic flux. ठीक है ना, the self inductance of a coil, that's L, is numerically equal to the magnetic flux linked with the coil when a unit current flows through it. हम कहते हैं कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना किसी भी कॉइल का, वो न्यूमेरिकली इक्वल है किसके बराबर, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस लिंक कॉइल के साथ लिंक हुआ है, कब, जब एक यूनिट करंट उसमें फ्लो करता है। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखूंगा भी 10 self inductance of a coil is numerically equal to the magnetic flux linked with the coil when a unit current flows through it. Quite simple. जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है एक सर्किट का, सिंपली वो किसके बारे कोफिशिएंट, द सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि एल है ना, द सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज, या लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। सिंपल में आप याद रखो जो कोफिशिएंट सेल्फ इंडक्टेंस का है किसी भी सर्किट के साथ, वो सिंपली किसके बराबर होता है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक उस सर्किट के साथ है कि जब एक यूनिट करंट उसमें पास होगा। ठीक है ना, तो देयरफॉर दिस यहाँ से हम फाई और एल के दरमियान एक रिलेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल है, न्यूमेरिकली वो बराबर है, मगर कब, जब एक यूनिट करंट आपके सर्किट में पास हो रहा होता है। ठीक है ना, अब गोइंग बैक टू फैराडे, मिस्टर फैराडे, यू नो ऑल्सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जनरेट हो गया जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है, दैट्स अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। वो आपको ऑलरेडी पता, आपने ये चीज़ पढ़ा है। ठीक है ना, अगर हम लिखेंगे इफ ई इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर ई हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल,
produced in the coil due to, अब यहाँ पे कौन सी इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन at the instant, कब, when the rate of change of magnetic flux in the coil is d phi by dt, then इस तरह भी हम लिख सकते हैं, चूंकि हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा, जब भी आपकी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसी वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। वही फैराडे साहब कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है ना, वो किसके बराबर, वो दैट्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। वही मैंने यहाँ पे आपको इन अदर वर्ड्स दिखाया कि अगर ई इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें प्रोड्यूस होता है कॉइल में सेल्फ इंडक्शन की वजह से किसी इंस्टेंट पे, देन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में है वो डी फाई बाई डी टी है। देन सिंपली बेटा अकॉर्डिंग फैराडेज, देन ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब माइनस क्या कंटेन करता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन इंक्लूड्स लेंजेस लॉ, एंड इट वो आपको ऑलरेडी पता है ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इट इज अपोज द कॉज, इट ऑलवेज अपोज द कॉज। यहाँ पे अपोज कॉज क्या है, चेंज इन करंट, इट अपोज दैट्स कॉज। समझ में आया, यहाँ पे नेगेटिव साइन इंक्लूड्स लेंजेस लॉ एंड इंडिकेट्स दैट इट इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ which is opposite to the cause, that is change in current responsible for producing it। ठीक है ना, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो therefore फाई को अपना वैल्यू दो, फाई किसके बराबर, फाई इक्वल टू एल आई, अभी आपने पीछे देखा माइनस डी फाई बाई डी टी इंटू एल आई, ठीक है ना, और फाई किसके बराबर है, एल आई के बराबर। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली बेटा उसका अपना वैल्यू प्रोवाइड किया, तो एल को बाहर लेके आओ, तो therefore आपका ई किसके बराबर आएगा, जैसे ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। इसको याद रखना, इस इक्वेशन को, इस सेल्फ इंडक्शन की इक्वेशन है, दैट्स ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है एक्चुअली किसके बराबर होता है, दैट्स माइनस एल डी आई बाई डी टी, वेयर व्हाट इज डी आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल एट दैट इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे आई डी आई बाई डी टी क्या है, रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, चलो यहाँ से डी आई बाई डी टी रिप्रेजेंट से, ऊपर लिखा भी शायद में नहीं, रेट ऑफ, हाँ लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ change of current, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रिप्रेजेंट इन द कॉइल एट दैट इंस्टेंट। और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा, अपोजिंग नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लेंगे, चूंकि अब आपको जो आगे इक्वेशन यूज होंगी बेटा सेल्फ इंडक्शन के लिए इक्वेशन, अगर आपने एल निकालना है तो ये बन जाएगा ई डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी, इतना याद रख लेना, ई किसके बराबर होता है, डी आई बाई डी टी। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर हम इसका ओनली मैग्नीट्यूड ओनली अगर लेंगे, हम साइन को यहाँ पे फॉरगेट करेंगे, देन ई इज सिंपली इक्विवेलेंट एल डी आई बाई डी टी, कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ओनली, देन वी कैन टेक इट एज ई इज इक्विवेलेंट एल डी आई बाई डी टी। नाउ इफ डी आई बाई डी टी इज इक्विवेलेंट टू 1, अगर डी आई बाई डी टी हम कितना लेंगे, एक यूनिट हम लेंगे, वो यूनिट क्या है, 1 एम्पियर पर सेकंड। चलिए मैं लिख भी लूँगा 1 एम्पियर पर सेकंड अगर हम लेंगे इसको, यहाँ सिंपली एक यूनिट भी हम इसको ले सकते थे। तो देन बेटा, देन ई किसके बराबर आएगा, देन ई इज इक्वलेंट एल इंटू 1, देन सिंपली ई इज इक्वलेंट एल, ऐसे आएगा ना, ई इज इक्वलेंट एल इंटू, चलो इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ई इज इक्वलेंट एल इंटू 1 और सिंपली ई इज इक्वलेंट एल, ठीक है ना। 10 या hence जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल है ना, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1 यूनिटी। अब यूनिटी क्या है, 1 एम्पियर पर सेकंड, या इस तरह भी हम कह सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकंड। समझ में, यानी कि सिंपल समझ ना, सिंपल में कहते हैं ये जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ना, ये किसके बराबर है, ये न्यूमेरिकली किसके बराबर है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है, किसमें, विच इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। जब आपके सर्किट में, आपके कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ जो करंट चेंज होता है वो 1 एम्पियर पर सेकंड करंट चेंज हो रहा है, तब जो आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ दिस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन वो किसके बराबर होता है, वो सिंपली बराबर होता है आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर में। Thus coefficient of
self induction is the induced EMF in the circuit if the rate of change of current is unity, that's 1 एम्पियर पर सेकंड वही हो गया। तो फिर से याद रखो जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है या सिंपली सेल्फ इंडक्शन जो है ना वो न्यूमेरिकली किसके बराबर है, इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर, प्रोड्यूस्ड किसमें, व्हेन प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 यूनिटी। यानी कि जो सेल्फ इंडक्टेंस एक कॉइल का वो सिंपली किसके बराबर है, वो बराबर होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है एक कॉइल में जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना होगा बेटा, यूनिटी होगा। अब यूनिट्स क्या होगा, तो सिंपली आ गया बेटा, इसमें अपनी इक्वेशन ये याद रखें, एल किसके बराबर है, ई माइनस ई डी आई बाई डी टी। माइनस यहाँ पे नेगलेक्ट किया हमने। नाउ हम यूनिट्स की बात करते हैं। ओके बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्शन का याद रखना, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या इंडक्शन की सिंपली दैट्स हेनरी, HENRY। ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्शन, यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन की बात हो रही है बेटा, वो किसके बराबर होता है, वो हेनरी के बराबर होता है। अब हमको पता है ई किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड लो यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी, ऊपर लो मैं थोड़ा सा ये, दैट इज ई इज इक्वलेंट, माइनस है लेकिन मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, दैट ई इज इक्वलेंट एल डी आई बाई डी टी। तो ठीक है ना बेटा, तो देयरफॉर एल किसके बराबर आएगा, एल इज सिंपली इक्वलेंट ई डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी। ठीक है ना, तो इफ डी आई बाई डी टी इज वंस अगेन, अगर हम वंस अगेन डी आई बाई डी टी को क्या लेंगे, एक यूनिट लेंगे, दैट्स 1 एम्पियर पर सेकेंड। करूँगा मैं पेज को, फिर से मैं इक्वेशन लिखूंगा, क्या था, एल किसके बराबर था, ई डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी। इफ डी आई बाई डी टी, दिस इज करंट बाई टाइम, दैट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो देयरफॉर इफ डी आई बाई डी टी इज 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड ई का ईएमएफ किस में मेजर किया जाता है, 1 वोल्ट। ठीक है ना, देन आपका एल किसके बराबर आएगा बेटा, देन एल इज सिंपली इक्वल टू 1 हेनरी। तब आपका एल 1 हेनरी बन जाता है। द सेल्फ inductance of a coil is said to be 1 Henry. Self inductance of a coil is said to be 1 Henry. कब, if the rate of change of current is 1 ampere per second, which induces an EMF of 1 volt in it. हम कहते हैं कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस एक कॉइल का वो हम कहते हैं कि वो 1 हेनरी है। कब, जब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड है, जिसकी वजह से 1 वोल्ट EMF उस कॉइल में इंड्यूस होता है। ठीक है ना, इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ये जो एक कॉइल के साथ 1 हेनरी दिस सेल्फ इंडक्टेंस वहाँ पे होती है, जब उस कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF 1 वोल्ट वहाँ पे जनरेट होता है, इंड्यूस होता है। बेटा आया समझ में, तो देयरफॉर लिख भी लूँगा यहाँ पे, 10 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज said to be 1 Henry if a rate of change of current 1 ampere per second induces an EMF of 1 volt in it. सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस एक कॉइल का उसको कहते हैं हम 1 हेनरी है इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है 1 एम्पियर पर सेकंड, एंड उसकी वजह से कितना इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस होता है 1 वोल्ट होता है, उस वक्त हम कहते हैं एल कितना है 1 हेनरी है। 10 फिर से इस तरह भी हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस is 1 Henry if an EMF of 1 volt is induced in the coil when the rate of change of current in a circuit is 1 ampere per second,
है ना समझ। दिस इज द सेकंड वे बाय विच यू कैन एक्सप्लेन, यानी कि फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है ना वो 1 हेनरी होता है। कब? जब इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट एक्चुअली इंड्यूस्ड वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना होता है 1 एम्पियर पर सेकंड। वही दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज 1 हेनरी इफ एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट इज 1 एम्पियर पर सेकंड। ठीक है ना। तो बेटा एक्चुअली ये 1 हेनरी हो गया हमें। 1 हेनरी कितना होता है? अब हेनरी किसके बराबर आएगा? ई वोल्ट डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी, दैट्स एम्पियर पर सेकंड। हेनरी किसके बराबर? तो वोल्ट एम्पियर पर सेकंड। ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा वोल्ट सेकंड डिवाइड बाई एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो हेनरी किसके बराबर होता है? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। अब वोल्ट सेकंड किसके बराबर होता है बेटा? ये 1 यूनिट हो गया। अब वोल्ट सेकंड किसके बराबर होता है? वेबर, याद रखना, वेबर पर एम्पियर। दूसरा यूनिट वेबर पर एम्पियर, या तो आपका हेनरी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर के बराबर, तो वही होता है वेबर पर एम्पियर के बराबर भी। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम फिर छोटे यूनिट्स माइक्रो जैसे हेनरी, मिली हेनरी, वो कुछ यूनिट्स हम उसके लिए यूज कर सकते हैं।